रिलायंस और कोटक बैंक की कमजोरी से बाजार पर दबाव। नतीजों के बाद आरआईएल करीब 2% नीचे। कोटक बैंक भी रिजल्ट के बाद 3% लुढ़का। हालांकि निचले स्तरों से बाजार में थोड़ी रिकवरी। हरे निशान में आए दोनों इंडेक्स। माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्रेडिट एक्सेस के अच्छे नतीजों के बाद पूरे एमएफआई सेक्टर में जोश। उत्कर्ष 11%, स्पंदना में भी 7% की तेजी। पीएसयू बैंक आज जोश में। पीएसयू बैंक इंडेक्स के सभी 12 बैंकों में तेजी के साथ कारोबार। यूनियन, यूको, बॉब 2-2% तक उछले। रियल एस्टेट शेयर्स में भी मजबूती। केमिकल कंपनी हाइकल के शेयर में तेज गिरावट। गुजरात प्रदूषण बोर्ड ने पनोली इकाई में कामकाज बंद करने के आदेश दिए। शेयर 6% लुढ़का। खबरों वाले शेयर में आज जबरदस्त हलचल। पंजाब सरकार से ऑर्डर मिलने के बाद एसजेवीएन करीब 12% उछला। इधर फंड जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स क्लीन में भी 8% की तेजी। बाजार की नजर आज टाटा स्टील सहित वायदा की 4 और दूसरी कंपनियों पर। आवाज अनुमान के मुताबिक करीब 90% घट सकता है टाटा स्टील का मुनाफा। एसआरएफ के मुनाफे में 28% की कमजोरी मुमकिन। तो निचले स्तरों से जैसे हम लोग कह रहे थे कि थोड़ी रिकवरी आई है और निफ्टी इस समय 26 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप भी 100 पॉइंट के करीब मजबूत। एडवांस डिक्लाइन 1800 और 900 यानी 1.8:1। तो मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आती हुई दिख रही है और एक शुरुआती झटका लेने के बाद बाजार अब अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इंडेक्स पे क्या लेवल होने चाहिए, क्या टारगेट बनते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आज के मेहमान है सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी नमस्कार। क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? देखिए, जैसे आपने बोला कि भाई हम बहुत देखिए एक तो हिस्टोरिकल लेवल्स के आसपास हैं, तो ये जो लेवल्स हैं इनमें तो कोई दौरा नहीं है कि निफ्टी के लिए हिस्टोरिकल लेवल्स है 20,000 के आसपास आया और जिसको बोलते हैं ना कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, जाते जाते पहुंचते पहुंचते 20,000 पे रुक गया है, स्पॉट नहीं पहुंच पाया वहां पे। तो आई थिंक वो कोशिश तो बाजार एक बार और करने की कोशिश करेगा कि भाई 20,000 का जो साइकोलॉजिकल सैकड़ा है और जो आंकड़ा है वो उसको वहां पहुंचने की कोशिश करे। तो आई थिंक उस पूरे सेटअप में आई थिंक एक बार शायद उस एरियाज में हम वापस रीटेस्ट करने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 19,650 19,700 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, जहां से तकरीबन आज हमने जिनके जस्ट ऊपर से हमने कहीं आज के सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक जब तक वो लेवल्स 19,650 के लेवल्स जो जो हमारे पहले ब्रेकआउट के जो लेवल्स थे जहां हमने प्रॉफिट बुक किया था, जब तक वो लेवल्स अब रुके हुए हैं तो आई थिंक वहां पे सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपर में 20,000 20,050 तक की जगह है। मार्केट एक बार डेफिनेटली कोशिश करना चाहेगा, जब इतने बड़े लेवल के आसपास पहुंचा है तो वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक यही ब्रॉड दायरा पकड़ के चले, 19,650 से 20,050 स्पॉट के लेवल्स पकड़ के चले। मोटा मोटी सेम रुझान कहीं बैंक निफ्टी पे भी है, जहां आपको लग रहा है कि 45,800 46,000 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक जब तक उन जगहों से बाउंसेस आते रहेंगे, खेलते रहें, 200 300 400 पॉइंट आपको 2-3-4 दिन में मिलते रहेंगे दोनों इंडाइसेस में। मतलब बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट और निफ्टी में 100-150 पॉइंट बाउंसेस में मिलते रहें। अगर आपने 2-4 राउंड लगा लिए तो आई थिंक ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे। बट मोटा मोटी यही रेंज है। बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, थोड़ा बाजार ओवरबॉट है तो संभाल के करें और नीचे के लेवल्स पे भी हमेशा एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ओके, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें और जो रेंज उसने बनाई है रिसेंटली उसको रीटेस्ट कर सकती है। यह है मार्केट का व्यू। अब आते हैं दर्शकों की तरफ। अफरोज अहमद गया से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अफरोज बताइए क्या सवाल है? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिया है 96 रुपीज़ पर 1,000 शेयर। तो प्रेजेंट लेवल पर अब क्या करें, क्या एग्जिट कर लें? क्योंकि ये हमारे लेने के से काफ़ी नीचे भी चला गया था, 75 तक ये नीचे स्लाइड किया था। तो उसके अभी प्रेजेंट क्या करें, व्हाट शुड आई डू? एग्जिट करें या अभी बने रहें? ओके, क्वांटिटी 1000 शेयर की है ना? यस यस। ओके, 1000 शेयर ले रखे हैं 96 रुपीज़ पर यूनियन बैंक के। सरवेन जी, यूनियन बैंक सरकारी बैंकों में तो बड़ी बढ़िया तेजी का माहौल बना हुआ है, इनको होल्ड करते रहना चाहिए क्या? नहीं जी, बिल्कुल। आई थिंक देखिए यहाँ पे एक तो अभी आए वापस, जैसे भी हम तलवार की बात कर रहे थे, जब भी आ रहे हैं दर्शक लोग तलवार लेके ही आ रहे हैं, बिल्कुल तलवार की नोक पे। अब इनका भाव आ गया तभी आए हैं। जब नीचे था और हम बोल रहे थे कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस के इंडेक्स में एक अच्छा उछाल होने के बाद उसको पचा रहा है और गिरावट करेक्शन चल रही है, अब नया लेग ऊपर आएगा। उस समय अगर कहीं पूछते तो शायद थोड़ी बहुत अच्छा स्टॉक है तो एवरेजिंग भी कर पाते। अब बात वही है कि कॉस्ट टू कॉस्ट पड़े हुए हैं। तो देखिए अब बात तो यही है कि अब जैसे हमने अभी निफ्टी की बात की, इसके लिए 100 का जो साइकोलॉजिकल सैकड़ा है उसके ऊपर ये जा नहीं पाया था पिछले राइज में। पिछले राइज में उसने कोशिश की, जब उसके जस्ट नीचे से घूम गया। ये बात हो रही है दिसंबर 2022 की।
अब 6 महीने बाद वहां रिटेस्ट करने आ रहा है, 6-7 महीने के बाद। तो आई थिंक वेट एंड वॉच रखें। पोजीशन ऑलरेडी है तो अब थोड़ा बने रहें मेरे हिसाब से, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी जरूर ध्यान में रखे चले। 8740 का मैं इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा। उसके नीचे किसी कारणवश जाता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स फिर इसके वीक हो जाएंगे। बट फिलहाल जो इसने रफ्तार पकड़ी है और जिस तरह से पीएसयू बैंकिंग स्पेस ने रफ्तार पकड़ी है, आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए और एक 15 दिन और उसको दें, एक 15 वर्किंग डेज दें और देखें कि 100 का ब्रेकआउट इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 100 का ब्रेकआउट हो गया तो और बहुत बढ़िया टारगेट्स ऊपर में आ जाएंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल जाएगा। तो आई थिंक 15 डेज और दे दें, ट्रेड में बने रहें। इन द मीन टाइम 8740 का स्टॉप लॉस ध्यान रखें और 15 दिन के अंदर 100 का ब्रेकआउट होना यहाँ जरूरी है। अगर इनको अच्छे मुनाफे जी। ऊपर चाहिए तो आई थिंक 100 का ब्रेकआउट हो जाएगा तो उनका मुनाफा भी अच्छा बन जाएगा। इतने दिन से पकड़ के बैठे हैं तो थोड़े पैसे भी बनाने चाहिए इनको, 15-20%, वो शायद इनके बन जाए, बट 100 का ब्रेकआउट जरूरी है। 100 के ऊपर निकलना चाहिए। 8740 का अफरोज इन स्टॉप लॉस रखिएगा। 15 दिन बाद देखते क्या होता है इसमें। अगर 100 पार करेगा तो फिर बढ़िया रिटर्न आपके बनेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंद्रमल राठौर, मंदसौर, मध्य प्रदेश से। इंद्रमल जी बताइए क्या सवाल है। जी सर, अब मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड के 800 शेयर है 125, तो सर उसको अभी होल्ड करें या फिर निकल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही चल रहा है अभी। सरवन जी, बहुत लंबा चार्ट तो नहीं होगा, लेकिन इंद्रमल जी काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे हम लोगों से बातचीत करने की। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 125, अभी चल रहा है 112.20। क्या क्या राय क्या होगी इंद्रमल जी के लिए, और खरीद लें क्या? देखिए, राय तो यहाँ यही रहेगी कि भाई अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही सेटअप्स देखे जाएंगे, क्योंकि बहुत, जैसे आपने राइटली बोला कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डेटा है नहीं, और जहां से डेटा है वहां से तकरीबन कोई ट्रेंड बन ही नहीं पाया है। मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते नीचे ही जा रहा है। बट फिलहाल ऐसा लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो इसने पिछले जो लोज रखे तकरीबन 88-90 के आसपास, वो अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग तो रहा है कि भाई अपनी लाइफ साइकिल जितनी इसकी बाजार में है, 2.5-3 साल का जो डेटा है वो उसकी लाइफ साइकिल मानी जाएगी। जो इसकी ट्रेडिंग लाइफ साइकिल है उसमें इसने एक नीचे डबल बॉटम जैसा एक सेटअप बना दिया है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा मैं नहीं सोचूंगा कि 90 के बहुत ज्यादा नीचे मैं नहीं इसमें सोचूंगा। और मुझे लगता है कि जब भी गिरावट आए तो वहां पे थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करें। जब इनको रिट्रेसमेंट मिले टुवर्ड्स 98-100 के आसपास अगर रिट्रेसमेंट मिले तो ही एवरेज की सोचें, नहीं तो जो पोजीशन बनी हुई है उसमें बने रहें। और मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम दें इसको। तो आई थिंक ऊपर में अगर एक बार ब्रेकआउट्स हो गए 120-125 के, तो इनको टारगेट्स ऊपर में बढ़िया आते हुए मिल जाएंगे। तो इनके लिए भी राय यही रहेगी कि एक 15-20 दिन और वर्किंग डेज इसको दे दें और दोबारा से एक बार राय ले लें। ओके, 15-20 दिन इस पे और रुकिएगा इंद्रमल जी, उसके बाद हम लोग राय देखेंगे। क्योंकि चार्ट छोटा है ना, तो सेटअप बन नहीं पा रहा है। हालांकि बर्गर वर्गर तो बिक रहे हैं बहुत, तो उम्मीद करना चाहिए कि एक बार टेस्ट करेगा। तो 15 दिन बाद एक बार हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या माहौल बना है। सरवन जी, ट्विटर पे एक सवाल है BHEL के ऊपर। 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 93 के प्राइस पे जी, क्या राय बनती है आपकी BHEL पे? देखिए अब यहाँ तो काफी अब चल गया है स्टॉक, राय तो उसमें अच्छी थी। और अभी भी ओवरऑल थॉट यही है कि भाई अगर किसी के पास नीचे के भाव से है नया, तो मैं यहाँ से लेने को नहीं किसी को रिकमेंड करूंगा। बट जिनके पास ऑलरेडी है, जैसे ये बोल रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी है, आई थिंक यहाँ बने रहे। और मेरे हिसाब से थॉट वही है कि आपको जब आप मुनाफे में होते हैं तब आपको थोड़ा सा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने गेन्स और बाजार में बने रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 82 के नीचे। तो आई थिंक 81-80 का अगर एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में बने रहे, तो आई थिंक ऊपर में यहाँ 105-110 के टारगेट्स भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने में भेल के लिए ऊपर में आ सकते हैं। तो ट्रेड में बने रहें और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ट्रेड में बने रहिए और स्टॉप लॉस लगा के रखिए। चलिए, अच्छा सरवन जी रुकिएगा एक मिनट, जरा एक साइंट DLM के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने लिस्टिंग के बाद पहली बार तिमाही नतीजे पेश किए। नतीजे थोड़ा मिक्स टाइप के हैं, समझते हैं कैसा है। कंपनी का प्रॉफिट 15% गिरा, जबकि रेवेन्यूज़ में तेजी देखने को मिली है। तो ये कैसे समझे जाए नतीजे, इस पे बातचीत करेंगे। ग्रॉस मार्जिन में हालांकि काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। कंपनी के CFO श्रीनिवास कुलकर्णी जी हमारे साथ है। श्रीनिवास जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये क्या जी सर, ये जो प्रॉफिट गिरा है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है, इसको जरा एक्सप्लेन करिए सर। हाँ, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस काफी अच्छा था इस क्वार्टर। आई थिंक रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, फिर मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रॉफिट में दो एलिमेंट्स थे। पिछले साल इस क्वार्टर में एक अनरियलाइज्ड फॉरेन गेन्स थे जो इस बार नहीं है। दूसरा चीज, बोरोइंग्स थोड़े बढ़ गए हैं हमारे और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया है पिछले साल के हिसाब से। तो वो दोनों की वजह से प्रॉफिट में थोड़ी कमी है इस बार।
बट अभी आईपीओ के प्रोसेस से हम थोड़ा लोन का चुकता करेंगे, फिर उसके बाद फायदा होगा हमको आगे इसके इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। ये क्यों बोरोइंग क्यों बढ़ गई सर? सॉरी, बोरोइंग क्यों बढ़ी है? नहीं, आई थिंक वर्किंग कैपिटल काफी बढ़ गया है बिजनेस में। अभी हम लोग देखेंगे तो हमारा इन्वेंट्री डेज जो काफी ऊपर है अभी भी सप्लाई चेन में थोड़े इश्यूज हैं, इसकी वजह से 6 महीने का इन्वेंट्री है हमारे पास, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाता है बिजनेस में, स्पेशली व्हेन ग्रोथ जब होता है तो वर्किंग कैपिटल और भी जरूरत है उसकी वजह से बोरिंग बढ़ी है हमारी, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया। तो वाइल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, आई थिंक पैट के लेवल पे थोड़ी कमजोरी दिखाई दी हमको। श्रीमान जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है अभी आपका? अभी 100 डेज है रफली, नेट वर्किंग कैपिटल 100 डेज है। 100 डेज है। अच्छा, एरो स्पेस और डिफेंस वाला तो अच्छा ग्रो किया वाइस प्रेसिडेंट, मेडटेक वाला डिग्रोथ है? हाँ, मिडटेक में अगेन अगर सेम टाइम प्रीवियस ईयर का से कंपेयर करें तो उसमें काफी कोविड रिलेटेड वर्क था हमारा, तो उसके वजह से उसमें थोड़ी अभी कमी है, लेकिन पाइपलाइन में काफी सारे मेडिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आगे जाके हमको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। ओके शिवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। साइन डीएलएम में क्यों नतीजे में प्रॉफिट कमज़ोर आया वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और आगे जाते हुए ठीक होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि वो उनको लेना पड़ा, और जो कोविड रिलेटेड बिजनेस के इक्विपमेंट्स थे उसमें कमी आई, क्योंकि कोविड खत्म हो गया तो स्वाभाविक वो होगी। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या ये सारे फैक्टर्स जो बताएं अभी श्रीनिवास जी ने, ये ठीक होते हैं कि नहीं। सरवन जी, डीएलएम इस पर तो खैर बहुत ही छोटा चार्ट होगा, तो आप इस पर शायद राय ना दे पाएँ। चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। कमलेश कुमार जी मेरठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, कमलेश जी शायद अभी जुड़े नहीं हुए, तो सरवेन जी, फिर 2 बहुत ही दिग्गज बैंक ने नतीजे पेश किए हैं, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक। रिजल्ट थोड़े अच्छे थे भाई, स्टॉक निकल रहा है, क्यों? देखिए, थॉट ये रहता है कि कई बार देखिए बाजार को रुझान रहता है और बाजार पहले ही रिजल्ट डिस्काउंट हो जाते हैं और उस स्टॉक पहले चल चुका होता है। तो आई थिंक दोनों केस में मुझे तो वही केस लगता है कि भाई लोगों को एक्सपेक्टेशन थे, रिजल्ट अच्छे आ गए और दोनों के दोनों आपको स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं। बट फिलहाल मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों में जिनमें फिर भी मैं बोलूंगा, मैं आई थिंक आईसीआईसीआई दोनों में से फिर भी स्ट्रॉन्गर सेटअप लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक जो है इसने अपने हाईज निकाल दिए थे और अपने ऑल टाइम हाईज तोड़ के चल रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक में मैं बोलूंगा अभी भी मोमेंटम और सारी कुछ चीजें बरकरार रहेंगी। बट कोटक अपना पिछला हाई नहीं निकाल पाया है, तो जो 2021-22 का जो हाई था कोटक का, उसके बाहर नहीं जा पाया है। इनफैक्ट अपने 21 के हाई के बाहर ही नहीं जा पाया है और लास्ट 1.5-2 साल से नए हाईज नहीं बना पाया। तो आई थिंक यहाँ अंडर परफॉर्मेंस और जो वीकनेस स्ट्रक्चर में है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक ब्रॉड रेंज बनी हुई है, तकरीबन 2000 से लेकर 1650 तक। तो आई थिंक अब जिस तरह में इसमें सेलिंग आई है, कहीं उस रेंज की नीचे की तरफ कोटक फिसल सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक, जैसे मैंने बोला, वो दोनों में स्ट्रॉन्गर सेटअप्स लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट्स हैं ब्रेकआउट के आसपास, 950-960 के आसपास बहुत अच्छे यहाँ पे सपोर्ट्स हैं। तो जब तक उनके ऊपर टिका हुआ है तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बायस आईसीआईसीआई में तो पॉजिटिव रहेगा, कोटक में हल्का रुझान नेगेटिव है। ओके सरवेन जी, जुड़ गए हमारे साथ कमलेश जी। अब कमलेश जी सवाल पूछिए सर। सर नमस्कार, कमलेश बोल रहा हूँ सर। मैंने सर थोड़ा जोर से बोलिए। गाँव के 15 शेयर ले रखे हैं, मझगांव डॉक के 15 शेयर। सरवेन जी 15 शेयर लिए थे 819 पर, अभी तो है 1900 रुपए का, बेच लें क्या? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक मुनाफा जब रहता है तो बुक कर लेने में भी हर्जा नहीं है। इनके केस में तो बात ये रहेगी, अगर ये आधी क्वांटिटी बेचते हैं तो आधी इनकी हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। स्टॉक काफी ओवरबॉट है, तो ये इनके लिए एक राय रह सकती है। दूसरी ये रह सकती है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहना चाहते हैं तो भी आई थिंक बने रह सकते हैं, बट वो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आएगा। मेरे को अब जो लेवल्स ठीक ठाक दिख रहे हैं वो तकरीबन जो भी दिख रहे हैं वो 1740 के आसपास के ही दिख रहे हैं। तो 1740 के आसपास के जो लेवल्स हैं, आई थिंक कहीं 740 के नीचे, 1740 के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर ट्रेलिंग रखना चाहते हैं। तो 1734 का स्टॉप लॉस ले लें। ट्रेलिंग में अगर लेना चाहें वहां पे भी आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, तो भी इनकी रिमेनिंग क्वांटिटी फ्री हो जाएगी। या चाहे तो इन स्तरों के आसपास कहीं मुनाफा बांध सकते हैं, क्योंकि 2000 का, जैसे भी आज के सेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि 2000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो क्लियर करना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा जिस तरह की ओवरबॉट रीडिंग्स पे चल रहा है। तो शायद सुस्ताएगा स्टॉक। तो आई थिंक उस केस में थोड़ा मुनाफा मान लेने में भी समझदारी है। ओके सरवेन जी, कविता जी का सवाल है और वो
आरवीएनएल, एमआरपीएल जैसे शेयरों में आपके कन्विक्शन से बहुत प्रभावित हैं। जी धन्यवाद। आप इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं उनकी मदद करके। हॉट इंडो स्टार में उन्होंने 150 के भाव पे शेयर ले रखे हैं 499, क्या करें? जी नहीं, पहले तो प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जहां जहां जो सेटअप्स दिखेंगे वो हम जरूर कोशिश करते हैं बताने की। और दूसरी बात है कि टाइमिंग, कि मतलब हम उस समय शोज पे कहीं होने भी चाहिए। मंडे थर्सडे में अगर कुछ दिखता है तो बोलने में ज्यादा आसानी होती है। अगर कोई चीज मंगलवार बुधवार को निकल गई या कोई चीज फ्राइडे को निकल गई तो फिर रह जाती है। तो उस सिलसिले में कई बार आपका लक भी आपका साथ देता है कि उन दिनों में जब मूवमेंट होता है और बात आ जाती है सामने तो हम बयां कर देते हैं। बात रही यहाँ जहाँ इनकी इंडोस्टार की, वहां मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ये इसने बेस बनाया है 110 120 के आसपास, वो एक अच्छा मीडियम टर्म सेटअप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बन गए हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा मीडियम टर्म सोचना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। वैसे भी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। और क्योंकि T2T सेगमेंट में है, मेरा थॉट ये है कि भाई अभी तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ट्रेडिंग तो इसमें बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगी। जो लेवल्स मुझे अभी दिखते हैं तकरीबन 135 140 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। जब तक उसके ऊपर टिका है मोमेंटम पॉजिटिव है। ऊपर में अगर चल गया ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन के आसपास बैठा हुआ है अभी फिलहाल, अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट करके रह गया 170 172 के ऊपर, तब आई थिंक ऊपर में तकरीबन 190 200 की तरफ भी ये जाएगा। बट उसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने बोला T2T का स्टॉक है, बहुत एग्रेसिव व्यूज या स्टांस बनाना यहाँ पे उचित नहीं रहता है। इसलिए ज्यादा ही समझ ले 190 200 का बेस्ट केस और नीचे में 135 140 के सपोर्ट्स फिलहाल के लिए। इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति, आज बहुत स्फूर्ति दिख रही है इसमें। मैंने तो इसको बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं किया है, तो मैं तो आज इसको तो अवॉइड करना चाहूंगा। उसको अवॉइड करेंगे तो लीजिए आपके सामने दूसरा पेश है ओरेकल फाइनेंस, 100 शेयर ले रखे 3830 के भाव पर अमित शर्मा जी ने, क्या करें? और आईटीसी भी उन्होंने ले रखे 493 में। दोनों अच्छे शेयर हैं, मतलब दोनों क्वालिटी है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बने रहे ट्रेड में, ऑफिस में ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि फिलहाल अच्छे एक अप ट्रेंड में है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज 3700 के ऊपर टिका है, मुझे लगता है कि ऊपर में एक बार 4000 का लेवल वापस ये छुएगा। वो इसके कुछ पैटर्न्स पेंडिंग है, तो 4050 के लेवल्स मुझे लगता है ऊपर में आएंगे। वहां पे चाहिए तो दोबारा राय ले लें। यहाँ मेरा मानना तो ये भी रहेगा कि थोड़ा मुनाफा भी वहां बांधेंगे तो अच्छा ही रहेगा। दूसरी बात रही आईटीसी की, आई थिंक ये तो वो ये निफ्टी के बास्केट में वो स्टॉक है जो ऑल टाइम हाइज मारते जा रहा है निफ्टी के साथ में। बहुत रेयर स्टॉक, बहुत फ्यू स्टॉक्स हैं। हमने जो लास्ट सेगमेंट में बात की थी कि निफ्टी 50 में बहुत कम अब ऐसे स्टॉक हैं जो ऑल टाइम हाई मार रहे हैं निफ्टी के साथ, आईटीसी उनमें से एक है। तो जब चल रहा है तो आई थिंक इसको चलने देंगे। यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि नया एक्सपोजर तो आप यहाँ नहीं ले पाएंगे, बट अराउंड 460 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रह सकते। ओके, हमारे नेक्स्ट कॉलर है सुनील चौधरी कोलकाता से। सुनील जी नमस्कार, क्वेश्चन क्या है आपका सर? हाँ नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार सर। ओरिएंट पेपर मिल्स मैंने ले रखे हैं 2500 शेयर एट 39.90। शुड आई ऐड मोर? सर्वे जी एकदम इनके प्राइस के आसपास ही है, और खरीद लें क्या? ये अच्छा लग रहा हो तो? नहीं देखिए, बात यही है कि जैसे भी पहले कॉलर आए थे कि भाई भाव के आसपास ही आके सबको क्यों दोबारा और लेना है। अगर आपका कन्विक्शन स्टॉक में है और आपके भाव से नीचे है तब आपको ज्यादा छटपटाहट होनी चाहिए लेने की। मतलब अगर आपका खुद का कन्विक्शन है, किसी चीज को आपने लिया और आपके भाव से नीचे है, तब वहां आपको ज्यादा छटपटाहट होनी चाहिए लेने की, ना कि फिर जब भाव आ जाए तो फिर वापस स्टार्ट करें लेने के लिए। तो आई थिंक मैं कहूंगा जो ट्रेड में ऑलरेडी है आई थिंक उसी ट्रेड में फिलहाल बने रहे। नया मैं इनको नहीं बोलूंगा अभी फिलहाल इसमें कुछ नया ऐड करने। जी भाई ये थोड़ी ज्ञान चर्चा चाहिए मुझे। जी आप लोग कहते हैं चलती हुई गाड़ी को पकड़ना चाहिए, अब वो चलती हुई गाड़ी पकड़ रहे हो तो आप करो अब क्यों पकड़ रहे हो? जब खड़ी थी तब क्यों नहीं पकड़ा? ये बताइए जरा। नहीं देखिए, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनका होराइजन जिस तरह से उन्होंने बोला ये मोमेंटम ट्रेडिंग वाले नहीं है। 6-12 महीने अगर किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं फिर थोड़ी ना आप रोज ट्रेडिंग करेंगे, फिर तो आप पकड़ के बैठेंगे। और अगर आपने कोई चीज सोच के ले ली है कि भाई ये तो अच्छी थी, इस भाव से अच्छी है, मान लिया आपने कोई चीज 100 रुपए में लिया और आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो 70 रुपए में वो खराब थोड़ी ना हो जाती है, अनलेस अनटिल उसमें कुछ खराब न्यूज इवेंट कुछ डेवलपमेंट आ गया हो। तो वो अभी आई थिंक स्टॉक में मेरे पास वो तो न्यूज नहीं है, बट मोटा मोटी चार्ट देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि उस तरह की इसमें कोई न्यूज है। तो आई थिंक जब जो चीज इनको 160 में अच्छी लग रही थी वो 40 में भी अच्छी लगनी चाहिए और 30 में भी अच्छी लगनी चाहिए, अनलेस अनटिल की जो ग्राउंड रियलिटीज ही है वो पूरी चेंज हो जाए। तो इस एंगल से थोड़ा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी होती है कभी कभार, हमेशा मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है तो उसकी भी टाइमिंग करनी पड़ती है। बार बार एक ही भाव से लेते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपका कॉस्ट जो है वो नीचे नहीं आएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का
जो होल फिलॉसफी है वो ये है कि जब आप कोई चीज अच्छी ले लेते हैं नीचे में और उसको बाय करते हैं तो आपका वीवैप नीचे आता है। अगर आप अपने वीवैप को नीचे ला पा रहे हैं तो आप हमेशा बाजार के करंट मार्केट प्राइस के आसपास रहते हैं, और जैसे ही फेवरेबल इंस्टेंस आपके फेवर में आता है तो आप पूरी पोजीशन पे प्रॉफिट पे आ जाते हैं। ना कि आप 100 रुपए की चीज को 50 रुपए तक रखेंगे, फिर वो जब डबल होगी तब आपका भाव आएगा। बट अगर आप 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में एवरेज कर लेंगे, अगर अच्छी चीज है कोई, और आपने समझ समझ आपने एवरेज किया 100 के सामने 100 ही एवरेज किया, तो आपकी कॉस्टिंग 75 हो जाती है। अगर 100 के सामने Okay. आपने 50 रुपए में 200 स्टॉक लिए हैं तो आपकी एवरेज 66 रुपए हो जाती है। तो जी। आप रेलेवेंट रहते हैं मार्केट में, आपका वीवैप रेलेवेंट रहता है। नहीं तो आप बाजार से बहुत दूर चलेंगे तो उतना टाइम आपको अपने ट्रेड को वापस प्रॉफिट में आने के लिए देना पड़ेगा। ठीक, आनंद बिराजदार चिंचवाड़ पुणे से जुड़ रहे हैं। आनंद जी बताइए, सवाल बताइए अपना। नमस्ते सर, मेरे पास पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज है जो 18 रुपीज 90 पैसे में बाय किया है। द क्वांटिटी इज 10,000। शुड आई कंटिन्यू टू होल्ड फॉर सम मोर टाइम और इट कैन बी सोल्ड आउट? सरवन जी, आनंद जी ने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल लिया था 18.90 पे और अभी चल रहा है 21.93। बेच के निकल जाएं या थोड़ा वेट करें? देखिए, बहुत लेगेसी स्टॉक है, मतलब स्लो चलता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिलहाल अभी ट्रेड में बने रहें। अभी जब इन्होंने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है तो ट्रेड में बने रहें, और मेरे हिसाब से इसको एक 15-20 दिन और दें, जैसे मैंने अभी बोला, और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो मैं इसमें और बढ़िया व्यू दे पाऊँ। फिलहाल तो मेरे हिसाब से होल्ड में रखें और एक 15 दिन के बाद दोबारा व्यू लें इसमें। 15 दिन के बाद दोबारा व्यू रखें, अभी फिलहाल होल्ड पर रखें। एक और सवाल क्विकली, अविनाश यादव गोरखपुर से। अविनाश जी नमस्कार, बताइए। अच्छा, अविनाश जी का फ़ोन कट गया। अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो एक सवाल हम ट्विटर से और ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं। ओएफएस का जवाब हो गया अमित जी, अब आप उसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं हमारे पास? ये तो हमने आपका सवाल ले लिया है यहाँ पे। ओके, हम लोगों का यस, गुड ईयर 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं मयंक सराफ जी। सर जी, ये टायर वाली कंपनी है जी, क्या करें? 1100 पे लिया इन्होंने। जी जी, किसी कारण से आई डोंट नो कुछ एडजस्टमेंट हुआ या कुछ तो हुआ इसमें हुआ है, जिसकी वजह से इसका डेटा 2020 से ही आ रहा है मेरे पास। बट जितना आ रहा है उसके हिसाब से फिलहाल तो अभी ये ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है और ऑल टाइम हाई जोन में चल रहा है। तो आई थिंक जब तक चल रहा है तब तक मजे लें, और मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे इसमें बने रहें। पैसा तो उनका बन ही रहा होगा, क्योंकि स्टॉक जो जितने डेटा में मुझे दिख रहा है ऑल टाइम हाई पे है। लास्ट 3-4 दिन में अच्छा वॉल्यूम, ब्लॉक डील्स भी दिख रही हैं अगर हुई हैं इसमें तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं। जो वीवैप लास्ट कुछ दिन का है और जो एक अच्छा मुझे लेवल जो दिख रहा है जहाँ पे काफी सारा वॉल्यूम हुआ है, वो लेवल तकरीबन 1300 के आसपास, 1330 के आसपास है। तो आई थिंक 1300 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब चल रहा है डेफिनेटली और एक 100-150 रुपए चाल यहाँ पे और बाकी हो सकती है। तो ट्रेड में बने रहे, और बात वही रहेगी कि अब यहाँ से हर चीज को 15-20 दिन 15-20 वर्किंग डेज में वापस रीअसेस करते रहे, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, 10-15 दिन होल्ड करिए। वैसे 1100 इनकी कॉस्ट है, 1300 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और इस जर्नी को राइड कीजिए गुड ईयर में। सरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और मार्केट इस समय भी और ज़्यादा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आप देखिएगा खिलाड़ी नंबर 1।